Hello friends, welcome to UPSC Wala. This is Sonia Ahuja and today we are going to talk about non-alignment movement. But before that, let's talk about India's largest educational fest, विश्वास दिवस. हर साल PW इसे ऑर्गेनाइज करता है जिसमें बच्चों को सबसे बड़े कोर्सेज बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइसेस पे अवेलेबल होते हैं. सो इस साल भी 28 फेब को विश्वास दिवस मनाया गया था एंड दीज आर द फॉलोइंग कोर्सेज दैट आर अवेलेबल एट दीज discounted prices. The special offer is only valid till 10th March. And if you're watching this video on 6th March, that means 4 more days to avail these offers. 6th March would also mean कि जो लोग 2024 में UPSC का एग्जाम दे रहे हैं उन्होंने फॉर्म भर लिए होंगे because I think today is the last date for it. So all those who have not, if it's not 6 March 6 p.m. then you should go fill it. If you have filled it, well, it's time to start studying seriously. So best of luck. Now IR की बुक सीरीज का ये 27th चैप्टर है जिसमें हम नाम के बारे में पढ़ने वाले हैं. इट्स गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर बिकॉज हम सब ने नाम के बारे में बहुत बार पढ़ा है. वी हैव स्टडीड इट इन स्कूल एंड अगर आपने एक बार भी स्टैटिक अगर पढ़ा होगा यूपीएससी का तो दीज आर वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स यू रीड. अगर आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन यू रीड अबाउट एनीथिंग दैट्स नाम. सो वी गोइंग टू वेरी क्विकली मूव थ्रू दिस एंड द मेन थिंग दैट टू फोकस ऑन from the exam's point of view is the relevance of नाम right now. हर साल पॉसिबिलिटी होती है इस सवाल के आने की कि अब जो नया हुआ है पिछले एक साल में नए इवेंट्स हुए हैं उसको देखते हुए नाम का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका फ्यूचर है और जो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है क्या उसने कुछ हासिल किया है, क्या कोई फायदा है इंडिया का नॉन अलाइन होने में, राइट क्या क्रिटिसिज्म है अगर नॉन अलाइनमेंट फेल हुआ है तो दीज बिकम्स लाइक अ इंपॉर्टेंट इश्यूज टू अंडरस्टैंड सो एज टू बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले वील टॉक अबाउट फॉर्मेशन ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. स्टार्ट कैसे हुआ था, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, आजकल क्या रिलेवेंस है इसका, इंडिया की जो पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट वो कहाँ से आई है, क्या वैल्यूज थी, करंट स्टेटस पढ़ेंगे नाम का इस वक्त क्या हो रहा है और कंटेम्प्रेरी असेसमेंट की. अब कंटेम्प्रेरी असेसमेंट हर साल चेंज होता है क्योंकि हो सकता है अब तक लास्ट ईयर तक मे बी नॉन अलाइनमेंट वुड नॉट हैव बीन दैट इम्पॉर्टेंट बट इस साल नोइंग दैट देर आर 2 एक्टिव वॉर्स, इंटरनेशनल वॉर्स, वन इन Israel Palestine and one in Russia, or one between Russia and Ukraine, knowing that there are 2 of these very huge international wars happening right now, this might put India's non-alignment policy into a spotlight again. तो हम हर साल उसको will come back to contemporary assessment and then this changes. So we'll talk about it from 2023-24 point of view. So when was non-alignment movement formed? 1955 में एक एशियन अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस हुई थी बांडुंग इंडोनेशिया में जहां पर पहली बार नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जिक्र हुआ था. यहाँ पर 29 डिफरेंट कंट्रीज आई थी डिस्कस करने के लिए उन्हें किस तरीके से नेविगेट करना चाहिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. अब जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुकी है और अब हम देख रहे हैं कि यूएस और यूएसएसआर के बीच में इस तरीके का कोल्ड वॉरिश सिचुएशन पैदा हो रही है तो इस पर डिस्कस करने के लिए ये कंट्रीज मिली थी. वहां पर नॉन अलाइनमेंट का जिक्र हुआ और उसके 6 साल बाद इन बेलग्रेड 25 कंट्रीज केम टुगेदर एंड मेट एंड देन laid the foundation for नाम in 1961. तो पहली बार यहाँ पर फाउंडेशन. तो अब नाम इज नॉट एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ मूवमेंट. ठीक है, एक तरीके से कैजुअल ग्रुप बोल सकते हो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में, उस तरीके से दे वांटेड टू पोजीशन इट फॉर अ रीजन. तो 25 कंट्रीज थी. द रीजन वाई इन इस मूवमेंट को इतना ट्रैक्शन मिला क्योंकि आपको समझना होगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में ना अब तक द वर्ल्ड यूज्ड टू रिवॉल्व अराउंड यूरोप and America and Russia, maybe a little bit Japan, Italy, but that's pretty much it. South of the equator, no one cares what's happening. तो suddenly क्यों नाम का इतना importance हो गया था इस ड्यूरेशन में? Because 17 नई कंट्रीज ने जो अभी रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुई थी उन्होंने यूएन ज्वाइन किया था. उनको रियलाइज हुआ कि देखो यूएन जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है लेकिन इट्स नॉट डेमोक्रेटिक, इट डजंट हैव द सेम वैल्यूज. प्लस दे वर ऑल्सो सीइंग कि देयर आर हॉस्टिलिटीज कि
जैसे आज है यूएन कि कुछ नहीं कर पा रही, उस वक्त भी यूएन ऐसी ही थी, कुछ खास उसके पास नहीं थे, बिकॉज दोनों सबसे ज्यादा लड़ने वाली कंट्रीज उसके मेन मेंबर्स थे। तो थिंग्स यूज्ड टू वर्क वेरी स्लो। तो उसके बैकड्रॉप में दीज कंट्रीज वर मीटिंग। देन 5 members, Nasser from Egypt, Nkrumah from Ghana, Jawaharlal Nehru from India, Sukarno from Indonesia, and Tito from Yugoslavia. These 5 people met and they decided that we are going to create a policy, a movement जिसमें हम कंट्रीज डिक्लेयर कर रही हैं कि हम इनकी रैट रेस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो बांडुंग में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें जो 10 प्रिंसिपल्स इन लोगों ने अडॉप्ट किए थे उन्हीं को उठा के उन्होंने नाम के फाउंडिंग प्रिंसिपल्स बना दिए कि भाई ये 10 प्रिंसिपल्स हैं। और मेन आइडिया ये था कि आपको मेंबरशिप तभी मिलेगी जब आप एक तरीके से प्रॉमिस करोगे कि आप इन 10 को फॉलो करोगे, या ये you will stick to these 10 policies for future. तो then only you will be given the membership of नाम। अब मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो ये जो पॉलिसीज थी फ्रॉम बांडुंग कॉन्फ्रेंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? सबसे पहला ये था कि हम इस नाम मूवमेंट को एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। द रीजन बीइंग कि अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश करते हो तो आपको ना उसमें बहुत सारी चीजें अटैच करनी पड़ती है। लाइक आपको सेक्रेटेरिएट बनाना पड़ता है, यू हैव टू because there is usually exchange of money, exchange of people, and there are conferences, there are a lot of bureaucratic things that need to happen in order for an organization to function. But they didn't want to do that. They wanted it to be more flexible, just like a friends group, but like with a very specific goal in mind. इस तरीके का ये ग्रुप था, इसलिए उन्होंने खुद को ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक मूवमेंट बोला था। और उनका फोकस ये था कि वो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में सेल्फ डिटर्मिनेशन को सपोर्ट करेंगे। सेल्फ डिटर्मिनेशन इज द राइट टू सिलेक्ट योर ओन गवर्नमेंट हु रूल्स यू। that's the concept of self determination. Self determination के कारण के मूवमेंट में ही हमने अपनी आजादी ली थी, राइट, कि हमें हक है कि हम खुद को रूल करें। तो उन्होंने कहा था कि वो पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है वहां पे लोग अगर सेल्फ डिटर्मिनेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं तो वहां पे ये कंट्रीज, नाम कंट्रीज, उनको सपोर्ट करेगी, नेशनल इंडिपेंडेंस लाने की कोशिश करेगी, एक दूसरे की सोवर्निटी और इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करेगी और दूसरों को भी उनकी सोवर्निटी देने की कोशिश करेगी। तो मतलब बेसिकली अगर कोई ऐसी कंट्री है जो अभी अभी इंडिपेंडेंट हुई है, तो आपको पता है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में किसी भी कंट्री को इंडिपेंडेंट होना, सिर्फ उसका स्टेट बनना पॉसिबल नहीं है जब तक दूसरी कंट्रीज उसको रेक्टिफाई नहीं करती कि हाँ आई सी यू एज अनदर स्टेट, तब तक द अदर कंट्री इज नॉट कंसिडर्ड अ कंट्री, राइट। सो इसीलिए बेसिकली इनका यही एम था कि अगर कोई नई फ्रेशली मेड कंट्री आ रही है तो ये लोग मिलकर उसको सपोर्ट करेंगे, उसको एक्नॉलेज करेंगे ताकि उसको वो हक मिल सके। उसके बाद अपार्थीड जो हो रहा था, विच इज बेसिकली अ फॉर्म ऑफ रेसिज्म इन साउथ अफ्रीका, बट रेसिज्म ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग अपार्थीड, उसको अपोज करेंगे क्योंकि ज्यादातर कॉलोनाइजेशन यू वुड सी वाज बेसिकली वाइट पीपल और ओवर यूरोपियंस ओवर पीपल फ्रॉम अफ्रीका एंड एशिया, पीपल, कलर्ड पीपल दैट वी से। तो बेसिकली किसी भी फॉर्म का discrimination between these two they will oppose. Avoiding involvement in multilateral military alliance, तो अगर कोई जैसे यूएस और यूरोप की अलायंस है, इस तरह रशिया की अलायंस है, तो इसके साथ में अपनी मिलिट्री को ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि अंडर ब्रिटिशर्स इंडिया हैड टू ज्वाइन, राइट। इंडिया को अपनी मिलिट्री, अपनी आर्मी भेजनी पड़ी थी ब्रिटिशर्स से। सो वो बोल रहे हैं कि हम किसी भी अलायंस के साथ अपनी मिलिट्री नहीं भेजेंगे, हम इंडिपेंडेंस करने की कोशिश करेंगे, इंडिपेंडेंस रहने की कोशिश करेंगे और किसी भी राइवलरी या इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं आएंगे, किसी भी पावर ब्लॉक के, किसी भी बड़ी कंट्रीज के इन्फ्लुएंस में नहीं काम करेंगे, इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। रेजिस्टिंग इंपीरियलिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म। इंपीरियलिज्म क्या होता है? इट्स अ पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें एक रिच और पावरफुल कंट्री एक गरीब और लेस पावरफुल कंट्री के ऊपर इलीगली रूल करती है। तो बेसिकली उन्होंने कहा था कि किसी भी तरीके का, किसी भी फॉर्म में इंपीरियलिज्म अगर हो रहा है वर्ल्ड में तो उसको हम रेजिस्ट करेंगे। हम कॉलोनियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म और फॉरेन ऑक्यूपेशन, डोमिनेशन से कॉम्बैट करेंगे। कॉलोनियलिज्म हमें पता है क्या होता है। नियो कॉलोनियलिज्म इज बेसिकली इट्स अ न्यू फॉर्म ऑफ कॉलोनियलिज्म जिसमें डायरेक्टली जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, उन्होंने हमारी किंग्स और किंगडम्स को गिरा के रूल करना चालू करा था, वैसा नॉट दैट काइंड ऑफ कॉलोनियलिज्म बट रादर मॉडर्न कॉलोनियलिज्म जिसमें पपेट गवर्नमेंट्स रखी जाती है या फिर रीजन को इलीगली कंट्रोल किया जाता है थ्रू डिफरेंट मीन्स। लाइक फॉर एग्जाम्पल लॉट ऑफ पीपल कॉल इजराइल्स ऑक्यूपेशन ऑन
Palestine as neo-colonialism, right? या फिर China, what it does when it say what China is doing with Sri Lanka can also be understood in terms of neo-colonialism. मतलब डायरेक्टली रूल नहीं करते हैं जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे किया था, बट इनडायरेक्टली इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली इतना ज्यादा दबाव डालते हैं कि इट कैन बी सीन एज कॉलोनियलिज्म. तो और किसी भी इस तरह से इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको कॉम्बैट करेंगे. डिसआर्मामेंट, क्योंकि उस वक्त हमने वर्ल्ड वॉर 2 जब एंड हुआ था तो इट एंडेड विथ हिरोशिमा एंड नागासाकी एंड वी सॉ द वर्ल्ड सॉ कि हाउ बैड अ वॉर कैन गेट, मास डिस्ट्रक्शन. तो उस पे बेसिकली उनका ये कहना था कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितने कम लोगों के पास इस तरीके के आर्म्स होंगे उतनी कम पॉसिबिलिटी होगी कि वो इस्तेमाल किए जाएंगे. तो डिसआर्मामेंट प्रमोट करना. इट्स सच अ फन फैक्ट, लाइक दिस इज समथिंग दैट यू कैन राइट, कि एक ऐसी कंट्री जिसने 1955 से बात करना 1961 में एक ऐसी पॉलिसी उठाई थी जिसमें वो डिसआर्मामेंट की बात कर रहे थे, और ऐसी कंट्री ने एनपीटी अगर नहीं साइन करी है सो इट मीन्स अ लॉट. मतलब यू कैन अंडरस्टैंड दैट अगर आपकी आइडियोलॉजी ऐसी है तो यू शुड हैव बीन द नेक्स्ट पर्सन टू जॉइन एनपीटी वेरी नॉलेज, बट देन व्हाई डिडंट दे डू इट? सो इट्स लाइक दिस गिव्स यू अनदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ seeing why India is not part of NSG or NPT. कि we were there with promoting disarmament from the very beginning, लेकिन we don't agree with what international platform has made of it. Avoiding interference with the internal affairs of state, basically एक दूसरे को हम ये कोशिश करेंगे, सपोर्ट करेंगे कुछ इस तरीके से कि किसी के इंटरनल अफेयर्स में उंगली नहीं करेंगे, और एडवोकेट करेंगे कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस हो. मतलब क्या, अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको डिप्लोमेटिकली सॉल्व करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे. वो किसी भी तरीके का फोर्स या थ्रेट ऑफ फोर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन में. यूएन को स्ट्रेंथन और डेमोक्रेटिक करने की कोशिश करेंगे, और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे इन सच अ वे दैट countries who are poor don't remain poor, or they have means available for them to become rich, और उस पर फोकस करें, नहीं not on the लड़ाई झगड़ा between USSR and US. That was the aim. So अब नाम का रिलेवेंस क्या है? इवन तो कई लोग बोलते हैं कि कोल्ड वॉर एंड हो चुकी है, यूएस केम विक्टोरियस, अब 21वीं सदी में नाम का, नॉन अलाइनमेंट का इतना इंपॉर्टेंस नहीं रहा है. ठीक है, और उसके रीजन ये है कि जो टर्म नॉन अलाइनमेंट है ना, उसे कई बार गलत आइडिया दिया जाता है, बिकॉज पीपल इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नॉन अलाइनमेंट इज सीन एज नॉन एडहेरेंस. ठीक है, कि आप बेसिकली क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो, यू आर राउडी, कि हम नहीं आप जो कर रहे हो वो गलत है और हम नहीं पार्टिसिपेट कर रहे, लाइक वी डोंट केयर अबाउट व्हाट यू केयर अबाउट. दैट्स हाउ इट सीम्स एज इट वाज सीन स्पेशली फ्रॉम द वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू. बट उनको ये बेसिकली हमें लेटर ऑन दिस वाज डिस्कस कि हमें नॉन अलाइनमेंट को एज अ बैलेंसिंग अप्रोच की तरफ पुश करना चाहिए, नॉट एज कि हम एक स्टेप ले रहे हैं अगेंस्ट, लाइक वी आर नॉट टेकिंग अ स्टेप बैक फ्रॉम रशिया और यूएसएसआर. वी आर जस्ट सेइंग दैट वी आर नॉट टेकिंग एनीबॉडीज साइड एंड वी आर फोकसिंग ऑन समथिंग एल्स, और वी आर ट्राइंग टू रिमेन बैलेंस्ड विथ एवरीवन एंड वी आर नॉट गोइंग टू टेक साइड. सो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था विद द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेवेंस ऑफ नाम. क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट नाम लैक्ड स्ट्रॉन्ग गाइडिंग प्रिंसिपल्स. लोगों का कहना है कि जैसे गाइडिंग प्रिंसिपल की जब बात आती है ना, तो उसमें थोड़ा एक्शनेबल होना चाहिए कि वी विल डू दिस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट. बट नाम के जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स है दे वर मोर डिक्लेरेटिव, कि हमने डिक्लेयर किया है कि हम ऐसा नहीं करेंगे या हम इसको इसमें नहीं पढ़ेंगे. एक्शनेबल कम थे, वीक थे, इसका बहुत क्रिटिसिज्म था सबसे. और क्रिटिसिज्म जैसे जैसे ज्यादा कंट्रीज ज्वाइन करने लग गई नाम को, ये क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा और आने लग गया इस बात को लेकर कि उसके कुछ खास काम करने के लिए है नहीं. उसके बाद इंडिया ने जो साइट्स, इंडिया को लगा कि नाम की जो कंट्रीज है वो इंडिया का सपोर्ट नहीं कर रही थी. जब इंडिया 1962 में चाइना या 1971 में बांग्लादेश वॉर हो रही थी पाकिस्तान के साथ, उसमें नाम कंट्रीज ने इंडिया को सपोर्ट नहीं किया. अब यहां पर दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट है. एक तरफ का आर्ग्यूमेंट ये है कि दैट्स प्रिसाइजली व्हाट नाम डिसाइडेड, ना कि वो किसी भी तरीके के वॉर में या किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगी. दैट्स द होल आइडिया ऑफ नाम. सो पीपल हु गैदर टुगेदर सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू फाइट, उनसे अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि दे विल कम व्हेन यू आर फाइटिंग, दैट्स सॉर्ट ऑफ वियर्ड. एंड सेकंड थिंग, दूसरा रीजन था क्योंकि इंडिया वॉज पोर्ट्रेइंग दैट दिस इज फाइट विथ चाइना और फाइट विथ पाकिस्तान ऑन बांग्लादेश वॉज अबाउट द कोर प्रिंसिपल्स ऑफ नाम, कि हम बांग्लादेश के लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दिला रहे थे, तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए था, बिकॉज दैट वॉज वन ऑफ द
मेन ब्रेक फाउंडिंग ब्रिक्स ऑफ नाम। तो दोनों तरीके का क्रिटिसिज्म अभी, दोनों तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं इस बात को लेकर। फिर जब कोल्ड वॉर एंड हो गया ना, तो लोगों को लगा कि अब जब कोई अलाइनमेंट करने के लिए है ही नहीं, अब जब यूएस ही बचा है, कोई राइवलरी ही नहीं है सुपर पावर में, तो क्या करेंगे नॉन अलाइनमेंट का। तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि नॉन अलाइनमेंट जो ये व्यू था, ये कहां से आया था, ये हमारे इंडिया की किन वैल्यूज से निकलता है। सो एज ही, दिस इज अ कोट दैट वाज गिवन बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कांग्रेस, वेयर ही वाज टॉकिंग अबाउट कि पीस रिक्वायर्स एन एफर्ट। एक देश में, एक मतलब वर्ल्ड में या देश में, टू मेंटेन पीस एफर्ट लगाना पड़ता है, एंड दैट एफर्ट ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दे विजुअलाइज इट एज नाम, कि हम जो है कोशिश करेंगे तब जाके पीस बनेगा। जब हम पीस बनाने की कोशिश करेंगे तो वो होगा। अगर हम चीजों को वैसा ही छोड़ देंगे जैसा वो है, इवेंचुअली दे विल लीड टू फाइट्स। सो उसमें जो वैल्यूज थी वो कहां से आई थी, जैसे पॉजिटिव एंड एक्टिव न्यूट्रलिटी। पॉजिटिव एंड एक्टिव न्यूट्रलिटी बेसिकली, फॉर एग्जांपल इंडिया लेड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू हैव पायनियर्ड दिस नॉन अलाइनमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है कि नॉन अलाइनमेंट जो है वो पॉजिटिव रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि वो इस तरीके से नहीं है कि हम बोल रहे हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी हेल्प टू एनीवन, और वी आर नॉट गोइंग टू लुक अवे फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग। ऐसा नहीं कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि एक्टिवली हम खड़े हैं पर हम हथियार नहीं उठाएंगे। We are not going to do certain action that are harmful, that we know are going to be harmful. It promotes peace and independence. हम सपोर्ट करेंगे, आर्म्स नहीं उठाएंगे, एक्टिव बैलेंसिंग या एक्टिव न्यूट्रलिटी करेंगे, कि हम, एक होती है न्यूट्रलिटी जिसमें हम आंखें बंद कर लेते हैं कि हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है वर्ल्ड में, वी डोंट केयर, ओके, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, एवरीथिंग इज ब्लैक। और एक होता है वॉचिंग इट, हैविंग अ व्यू, स्टैंडिंग ऑन योर ग्राउंड, बट स्टिल चूजिंग टू solve problems in a peaceful manner rather than picking up arms. That's what active neutrality is. नेहरू का स्टैंड ये था कि इंडिया will not be neutral in the face of freedom and justice threats. वो कह रहे हैं कि हम न्यूट्रलिटी नहीं बोल रहे हैं, कि ऐसा नहीं कि दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी हो रहा हो बुरा, हम उसमें हाथ ही नहीं डालेंगे, हमको कोई मतलब नहीं, कोई मरे तो मरे, जिए तो जिए। वो ये नहीं कह रहे, वो ये कह रहे हैं कि जब बड़े बड़े पावर्स लड़ रहे हैं उसमें हम नहीं पार्टिसिपेट कर लेंगे। जहां पर किसी देश की, किसी ग्रुप ऑफ पीपल की आजादी की बात आती है, जस्टिस की बात आती है, तो वहां वी आर नॉट शाय फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग। दैट्स व्हाट इट वाज सेइंग। बट दुनिया को, ऑफ कोर्स वेस्टर्न वर्ल्ड को नॉन अलाइनमेंट ऐसा ही लगा था कि दे वर सेइंग कि जो करना करो, हमें कोई मतलब नहीं तुमसे। तो ये जो नॉन वायलेंट अप्रोच है, ये इंडिया में कहां से आई है? दिस इज कम फ्रॉम महात्मा गांधी नॉन वायलेंट मूवमेंट ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस, एंड क्रिटिकली people initially saw this as neutral but on the side of democracy. मतलब we are neutral but we are on the side of democracy and preventing international conflict. अब वर्ल्ड वॉर 2 के हॉरर देखने के बाद बेसिकली इंडिया बेसिकली ये कह रहा था कि एम ये है कि दोबारा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ना हो, ऐसा कोई और स्पेशली अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो इंडिया उसमें ज्वाइन ना करे। ठीक है, अगर ऐसी कोई वॉर अकर होती है तो ऐसा ना हो, मतलब प्रेशर ना हो इंडिया के ऊपर उसको ज्वाइन करने का। और इंडिया प्राइमरी गोल वाज टू अवॉइड सच डिजास्टर फ्रॉम हैपनिंग अगेन। और कैसे? बेसिकली अगर कोई वॉर होती है तो इंडिया उसमें एकदम से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, प्रेशर नहीं करने देगा खुद को, होने देगा खुद को पार्टिसिपेट करने के लिए, और कोशिश यही रहेगी कि किस तरीके से ये रिपीट ना हो, दोबारा ऐसी वॉर ना हो, स्पेशली बिकॉज the end of World War II and especially the news that came after Hiroshima and Nagasaki, it was like nightmare for people जो सुन रहे थे, because उस वक्त there were not cameras. आजकल तो हमें सब दिखता है वॉर में क्या हो रहा है, राइट? पहले नहीं था. It used to come through testimony of people and they were not able to understand कि ऐसा लोग कैसे कर सकते हैं. So this is a period जब बहुत ज़्यादा they wanted to make sure this never happens to anyone. इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, बेसिकली वो कहना चाहते थे कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करें, अपने मेंटेन करके रखें इंडिपेंडेंस फॉरेन अफेयर्स में, हम अपनी सोवर्निटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को संभाल के रख सके और वर्ल्ड पीस प्रमोट कर सकें. और ये सब करने के लिए जो भी हमें करना है वो हम इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सके, किसी का इन्फ्लुएंस ना हो. अपोजिशन टू पावर ब्लॉक्स, तो ये जो पावर ब्लॉक्स चल रहे थे जिसके कारण पहले भी 2 बार वॉर हो चुकी है, तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे पावर ब्लॉक्स के साथ पार्टिसिपेट करना ही नहीं है. उन्होंने वेस्टर्न अलायंसेस जैसे नेटो, सीटो, वॉर्सो, इन सब के अगेंस्ट बोला. और उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म प्रेफर करते हैं. ठीक है, कि डेमोक्रेसी हो प्लस सोशलिज्म भी हो. डेमोक्रेसी बिकॉज people should be allowed to choose their leader, and socialism because government's job is to help
people live a better life. So that's what should be the aim of every country. और उन्होंने कम्युनिज्म को और पावर ब्लॉक्स को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया. नॉन अलाइनमेंट का मेन एम यही था कि जो नई नई डीकोलोनाइज कंट्रीज है उनको किस तरीके से हम हेल्प कर सकें ताकि एक थर्ड ब्लॉक टाइप ना क्रिएट हो जाए, ठीक है, in the world. So they remain neutral, they remain independent, and supporting them just so that they don't have to be pressured into joining any party. और एक ये स्टेटस क्वो को चैलेंजिंग था क्योंकि अब तक ना टिल दैट पॉइंट नोबडी हैज रियली क्वेश्चनड द पावर स्ट्रक्चर इन दैट वे, क्योंकि एवरीबडी वांटेड टू ईदर, इसके पहले तक जितनी भी वॉर होती, जैसे वर्ल्ड वॉर 2 के पहले, वर्ल्ड वॉर 1 के पहले अगर आप जाओ ना, तो हमने देखा है कि वॉर्स वर अ मिक्सचर ऑफ एजेंडा, लाइक अ malicious एजेंडा बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल प्लस इमेज कि God is on our side, we must do this, right, that. And उसके कारण वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर भी उसी तरीके का एक छवि थी कि हमें लड़ना ही है सही और गलत के. इन्हें भी लग रहा था, एक ब्लॉक ए को भी लग रहा था कि वो सही है, ब्लॉक बी को भी लग रहा था कि वो सही है, एंड दैट दे आर फाइटिंग फॉर अ जस्ट कॉज. ये हमेशा से हर वॉर के बाद रहा है. ये स्टेटस को चैलेंज करना, दैट इज व्हाट नाम वाज ट्राइंग टू डू कि मे बी वी जस्ट डोंट हैव टू फाइट. Maybe we can solve our problems by just sitting down and talking, and we don't actually have to, instead of seeing views, जो हमारे views है उसके opposition में जो views हैं, उनको गलत समझने की जगह उन्हें और डिटेल में पढ़ा जाए और समझा जाए कि उन्हें वो क्यों सही लगते हैं, right? That sort of atmosphere they were trying to build. So non-alignment basically बोल रहा था कि वो colonialism, imperialism, racism, discrimination और neo-colonialism के against है. वो किसी भी तरीके की superiority नहीं देना चाहता super powers को. वो चाहता है कि हर देश जो है वो sovereign हो, equal हो सारे देश एक दूसरे से, friendly relationship हो, अगर कोई dispute होता भी है तो उसको peaceful तरीके से resolution कराया जाए, disarmament हो, हम United Nations जो है उसको और strong करें, क्योंकि उस वक्त तक United Nations was like a boys club and they wanted to make it more into a international democratic organization जहां हर country का representation हो, हर दुनिया के हर इंसान का रिप्रेजेंटेशन हो वहां पे. एडवोकेट्स फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, क्योंकि पुराना इकोनॉमिक ऑर्डर जो था उसी के कारण कॉलोनियलिज्म हुआ था, या कॉलोनियलिज्म के कारण पुराना इकोनॉमिक ऑर्डर जो था वो इस तरीके था कि कुछ कंट्रीज का बहुत फायदा होता था और कुछ कंट्रीज का बहुत नुकसान होता था. तो एक नया इकोनॉमिक ऑर्डर हो जिसमें कंट्रीज जो है साथ में मिलकर काम कर सके और सबका फायदा हो, सबका विकास. अब करंट स्टेटस की अगर बात करें तो व्हाट इज हैपनिंग विथ नाम राइट नाउ. इंडिया जो है एक यूएसए का स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन चुका है, स्पेशली आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर. तो उसके कारण लोगों को, कंट्रीज को बहुत डाउट हो गया है कि क्या इंडिया सच में नॉन अलाइंड है, क्योंकि इंडिया बहुत ज्यादा यूएस के करीब नहीं जाता जा रहा है. मतलब फॉर अ कंट्री दैट पायोनियर्ड बीइंग न्यूट्रल इज बिकमिंग टू क्लोज टू द वेस्ट. सो अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज, कांग्रेस जो था वो शुरू से ही नॉन अलाइनमेंट के फेवर में था. दोनों लेफ्ट और राइट पार्टीज भी, मतलब इंडिपेंडेंस के पहले तक दे वर ऑल अबाउट नॉन वायलेंस. लेकिन आफ्टर दैट द राइट पार्टीज बेसिकली सॉर्ट ऑफ लेट गो ऑफ द आइडिया ऑफ नॉन अलाइनमेंट. लेकिन लेफ्टिस्ट पार्टीज, स्पेशली कम्युनिस्ट पार्टी, दे वर द मेन प्रोपोनेंट्स ऑफ बीइंग नॉन अलाइंड इन द इंटरनेशनल वर्ल्ड. ठीक है, तो कांग्रेस, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने अपना ये जो सपोर्ट है नॉन अलाइनमेंट के लिए, इसे हमेशा जिंदा रखा, इवन दो पॉलिटिकल पार्टीज के विद इन थोड़ी सी कॉन्सेप्ट बदल गए थे. जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, अब क्योंकि इंडिपेंडेंट इंडिया हो गया था एंड इंडिया वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, दे वर सॉर्ट ऑफ ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स द आइडिया कि मे बी अगर ये नॉन अलाइनमेंट जो है हमें नेगेटिवली, बिकॉज आपने तो डिक्लेयर कर दिया कि आप नॉन अलाइंड हो, आपको नया इकोनॉमिक ऑर्डर बनाना है, आपको नहीं पार्टिसिपेट करना, लेकिन दैट कम्स विद अ लॉट ऑफ बैगेज. क्योंकि अगर आप अलाइन नहीं हो रहे हो तो वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यूएस और यूएसएसआर थोड़ा ना चाहता था कि इंडिया नॉन अलाइन रहे या इंडिया इतनी सारी कंट्रीज को लेकर नॉन अलाइन हो जाए. तो वो तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि भाई इनका नॉन अलाइनमेंट ना हो. तो उसके कारण इकोनॉमिक डिसएडवांटेज होता है, रिलेशनशिप खराब होते हैं, कई सारी ऐसी चीजें हैं इंडिया में जो आ सकती थी पर नहीं आई क्योंकि इंडियन नाम के अंदर था. तो वो कई सारी ग्रुप्स जो हो गए वो नाम को छोड़ना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने फिर भी उसको मेंटेन करके गया. बीजेपी नेवर आइडियलाइज नॉन अलाइनमेंट, क्योंकि फॉर एग्जांपल लीडर लाइक वाजपेयी, दे ओपनली सेड कि इंडिया
के नेचुरल अलाइज हैं, यू नो, यूएस एंड इजराइल. एंड उसमें ना देखो दो प्रॉब्लम है. एक तो it comes in the background of what happened between India and Pakistan and India and Bangladesh and India and China. हमने सोचा था कि with this non-alignment we will be able to create a peaceful community within the neighbors, but वो नहीं हो पाया because of Chinese aggression, because of, you know, partition with Pakistan and the animosity over Kashmir. And in line of that we realize कि अगर ये situations ऐसी नहीं होती तो शायद we would have been able to be neutral. But इतने सालों तक वाजपेयी के आने तक, मतलब good 40-50 years, we tried our hardest to be neutral, but it never happened. And hence the comment comes from. तो ऐसा नहीं है कि वो शुरू से उसके against थे. It's just that situation such became that what the comment Vajpayee sir is making, which is कि they are our natural ally, it makes sense. Although अगर इंडिया कॉलोनियलिज्म और न्यू कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट लड़ना चाहता है तो इसराइल का पार्टिसिपेट करना इसराइल के साथ वुड बी अ बिट डिफिकल्ट, बिकॉज many around the world call Israel's occupation of Palestinian land as colonization or neo colonization. तो वहां पर आके बहुत बड़ा ideological difference आ जाता है between the countries, and I don't know how safe it is to say that, you know, Israel is our natural ally. अब अगर आप भूल जाओ ideology world values को, अगर नहीं मानते हो, then it makes sense. Yeah, it makes sense to be there that side. PM Modi's speeches such as in Shangri-La dialogue indicate India's new policy, क्योंकि उन्होंने बोला कि वो exclusively USA के साथ, you know, close होते जा रहे हैं strategic autonomy maintain करते हुए. लेकिन problem ये है कि it's not that we are being pulled towards US, more like we are being pushed towards US, because the more aggressive China becomes and the more they support Pakistan, it is difficult for India to have a peaceful existence if it doesn't align itself with the US bloc. It's like it makes sense. So there is not, you can't say that India necessarily is being pushed in the direction of, but it's more like, pulled in the direction, but it's more like India has been being pushed in the direction of being closer to Israel and US and the Western bloc. Balancing act. इंडिया बेसिकली शुरू से बोलता आया है और अभी भी बोल रहा है कि देखो, हम भले यूएस के साथ में पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन हम उसी के साथ साथ चाइना और रशिया के साथ भी डील करते हैं, बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू, सो इट्स नॉट दैट वी आर getting aligned with US, but it's that we're still following a balancing act where we are just saying कि अब अलाइन ना होना पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो बेसिस था नॉन अलाइनमेंट का कि हमें एक बैलेंस बनाना है, बैलेंस्ड न्यूट्रलिटी रखनी है, वो इंडिया अभी भी कहता है कि वी आर ट्राइंग टू मेंटेन इट. इंडिया एम्स टू बैलेंस फॉर अ बैलेंस अप्रोच amidst the global uncertainties, drawing inspiration from the Bandung spirit in 1955, which led to the NAM's emergence. So कह रहे हैं कि you can call it a new form of NAM rather than calling it कि इंडिया यूएस के साथ जुड़ता जा रहा है. You can say that अब हम पीछे हटकर पैसिव नहीं रह सकते, एक्टिवली पार्टिसिपेट करना जरूरी है, लेकिन फिर भी it is still not an alignment to one group, क्योंकि इंडिया still has a good relationship with Russia along with, you know, US. So India engages in delicate geopolitical balancing act with US, Russia, China, and continuously, you know, उन सबको influence करता रह रहा है across the continent. Expert का कहना है कि कोल्ड वॉर एरा का नॉन अलाइनमेंट जो है वो अब काम नहीं कर सकता, इसलिए हमें एक मल्टीपल अलाइनमेंट या फिर नॉन अलाइनमेंट 2.0 की जरूरत है. एक नया टाइप का नॉन अलाइनमेंट जिसमें वी कैन नॉट बी फोकसिंग इनवर्ड्स, क्योंकि उस टाइम पर नॉन अलाइनमेंट के साथ में हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज भी ऐसी थी जो इंडिया को इनवर्ड लुकिंग बनाती थी, राइट. बट 1991 के बाद से दैट्स नॉट पॉसिबल एनीमोर, एंड नाउ तो इट्स इवन less possible to become inward, even though हम देख रहे हैं एक हल्का सा inward looking movement आ रहा है, especially US के point of view से, कि countries are trying to become self sustaining, but in that case also India needs to, और India चाहता है कि वो इस तरीके का non alignment policy follow करे जिसमें उसे world affairs में participate करना भी हो, जो सही है जो गलत है उसके साथ काम भी करना हो, at the same time not creating a power block कि किसी एक का कंप्लीट साइड ले लिया. कंटेम्प्रेरी अगर असेसमेंट करें नॉन अलाइनमेंट का, तो इंडिया जो है नाम में अपना सॉफ्ट पावर यूज करता है, ठीक है. इंडिया रिलायज ऑन थर्ड वर्ल्ड सॉलिडारिटी,
ठीक है, कि इंडिया, इवन दो इंडिया इज इट्स लाइक द फोर्थ लार्जेस्ट army in the world, it is the one of the largest growing economy in the world, and अब now that China is declining, definitely India is going to come out, especially because कई सारी countries में अब एज वाली प्रॉब्लम आने लग गई, that their population is aging and India की population is in its peak and the highest population, so every fourth person is going to be an Indian in like future, or Asian for that matter. And ऐसे में इंडिया जो है अपना सॉफ्ट पावर को इस्तेमाल करता है टू बेसिकली स्टैंड विथ द थर्ड, मतलब आप यूएस और यूरोप को भी छोड़ दो, आप रशिया और चाइना को भी छोड़ दो, एंड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में इंडिया खड़ा होना चाहता है, इसलिए वो अपना सॉफ्ट पावर इसमें इस्तेमाल करता है. फॉर एग्जांपल डॉक्टर एस जयशंकर का पर्सपेक्टिव अगर देखें तो नॉन अलाइनमेंट वाज पर्टिनेंट टू अ स्पेसिफिक एरा, पर्टिकुलरली 1915-60s में इंडिया बहुत वीक था, तो इसके लिए नॉन अलाइनमेंट जो था वो जरूरी था. लेकिन आज का इंडिया, it's after solution, क्योंकि India it's now a strong country that can stand on its own feet, and now it has to find solution for the problems that the world is facing. It has to engage and discuss and connect with other countries on, you know, climate change, terrorism, security, इन मैटर्स पर दूसरों के साथ कनेक्ट होके काम, क्योंकि पहले इतनी हमारी हैसियत नहीं थी कि हम सुपर पावर्स को कुछ बता सकें कि आप ऐसा करो. पर अब that's not the India. Now India is participating in the world in such a way that it has an influence. So India doesn't want to sit back and, you know, be non-aligned कि हमें नहीं पता तुम क्या करो, जो करना करो. India wants to actually influence the world politics in such a way that हम नाम के जो मूवमेंट थे, जो शुरू में नाम का क्रिटिसिज्म नहीं था कि पॉलिसीज तो आइडिया अच्छा है पर पॉलिसीज बहुत वीक है, नाम 2.0 they want the policies to be strong, to have actual impact on the world and not just some peace movement. India's role has evolved from being a bystander actively contributing, leveraging international situation and embracing risk taking. So ab we can do that, ab we can take risk, we can actually use our power to actually put people in, you know, in the situation where they have to work with India to create peace, क्योंकि खुद से तो नहीं होने वाला. हमने देख लिया कोल्ड वॉर का पूरा ड्यूरेशन में नाम करके there is no peace as long as there are powerful countries with, you know, grandiose interest. Countries will keep fighting. India cannot just now stand behind and notice कि हाँ तुम करो. It has to now start participating, putting people to work towards creating the kind of world that we want to live in. सी राजमोहन का व्यू अगर देखें तो उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि नाम जो है कोमा में, इट्स लाइक अ मूवमेंट इन कोमा, कोलिशन ऑफ मार्जिनली अफ्लिक्टेड. बेसिकली उनका कहना है कि ये वो कंट्रीज हैं जिनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, उन्होंने मिलके ये अब नाम जो है इस तरीके का हो चुका है, ऑलमोस्ट डेड. ही आर्ग्यूज दैट नाम वाज नेवर रिलेवेंट एंड इट लैक्स द सपोर्ट. ड्यूरिंग 1962 से 65 की वॉर्स में भी हमको नाम से कोई सपोर्ट नहीं मिला था, और इवॉल्विंग अब जो हो रही है उसमें भी हमें चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट जो सपोर्ट की जरूरत है नाम से, वो हमें नहीं मिलेगा. तो इसीलिए उनको ऐसा लगता है कि दिस इज अ ऑर्गेनाइजेशन जहां इंडिया को अपनी ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी फ्रूटफुल इन कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट. अब देखो, जयशंकर एंड राजमोहन आर ऑन द टू अपोजिट साइड्स ऑफ. जयशंकर इज बेसिकली सेइंग कि हम नाम को की पॉलिसीज को जो हमने प्रॉमिस किया था उसको एक्चुअली कर सकते हैं अगर हम कोशिश करें, तो रिस्क ले सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास पावर है. वहीं सी राजमोहन व्यू इज कि वो हमेशा से ही इट वाज अ डेड बीट थिंग and it will remain deadbeat and India shouldn't really, you know, participate in it. ठीक है. In contemporary context, crucial differentiate between concept of non-alignment and membership of non-alignment. मतलब कि जो concept है और जो organized movement है उसकी जो membership है उसके बीच में कोई लेन देन अब नहीं रहा है. They are not even focusing on what the main aim was. Several experts offer valuable insights. और भी कई सारे लोगों ने अपने अपने व्यूज दिए हैं. जैसे डेविड मलोन्स का पर्सपेक्टिव है कि देखो, नॉन अलाइनमेंट जो था थ्योरी में इंडिया को एक तरीके से बैलेंस कर सकता था, वो दो सुपर पावर्स को, ब्लॉक्स को, लेकिन उसमें तो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा. लेकिन इट डेफिनेटली सॉर्ट ऑफ बिकेम अ प्लेस होल्डर, ताकि इंडिया जो है जो वर्ल्ड में हो रहा है उस पर ना ध्यान देकर अपने इंटरनल चैलेंजेस पे ध्यान दे पाए. तो इन अ वे सेइंग कि जो उसका एक्चुअल जो आप बोल रहे हो पर्पस था वो तो बैलेंसिंग तो नहीं कर पाया नाम, जो उसके एम थे कि हम पीसफुल वर्ल्ड क्रिएट करेंगे, हम डिसआर्मामेंट करेंगे, ऐसा कुछ नाम नहीं कर पाया. लेकिन इट वाज सॉर्ट ऑफ अ पॉलिसी
it was sort of a policy that almost put stop to thinking what is happening in the world. कि हमने बोले कि हम नॉन अलाइन हैं तो हमारी तरफ देखो ही मत, हम अपने खुद के प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं. एंड फॉर दैट पर्पस नाम वॉज वेरी सक्सेसफुल फॉर इंडिया. जी पार्थसारथीज डिस्टिंक्शन, इन्होंने कहा है कि देखो यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन बीइंग अ मेंबर ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो 25 कंट्री का ग्रुप है, एंड एक्चुअल नॉन अलाइनिंग पॉलिसी. क्योंकि देखो इन टुडेज वर्ल्ड मूवमेंट जो मेंबरशिप है वो तो फेल हो चुकी है, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन जो नॉन अलाइनमेंट आइडियोलॉजी है उसका एटलीस्ट इस्तेमाल करके उससे क्या होता है, इंडिया को और नॉन अलाइन जो कंट्रीज है उनको एक फ्रीडम मिलती है कि वो बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के साथ में कोऑपरेट कर सकते हैं. क्योंकि अगर आप मान लो अगर आप यूएस के साथ हो जाते हो तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैव एनी रिलेशनशिप विथ से चाइना और रशिया इन दैट वे. यू कांट हैव एनी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप बिकॉज देन दैट विल बी सीन एज गोइंग अवे फ्रॉम इट. बट इफ यू डिक्लेयर योर न्यूट्रलिटी लाइक दैट देन यू कैन हैव अ रिलेशनशिप विद रशिया एंड यूएस. ठीक है, यूएस इंडिया को पुश कर रहा है एनएसजी में ज्वाइन करने के लिए, वेयरएज और दूसरी तरफ रशिया के ऊपर लगाई हुई सैंक्शंस को भी इंडिया के लिए रिलैक्स कर रहा है. सो दोनों तरीके से बैलेंसिंग पावर है ना. आप बोल रहे हो कि पहले नाम के अंदर पॉलिसीज जो थी वो इनएक्टेबल नहीं थी, कुछ एक्शनेबल नहीं थी. यू कैन सी दीज बैलेंसिंग एक्ट्स एज द न्यू एक्शनेबल पॉलिसी ऑफ वॉट एवर वॉज ऑलरेडी अग्रीड अपॉन ड्यूरिंग नाम. एक तरीके से उसी का एक्सटेंशन है. Moving on to Shyam Saran, before we talk about him, I want to make sure we know all these people who they are. So we already know Minister of External Affairs, Dr. S. Jaishankar. C. Rajamohan is a very valuable journalist and he writes exclusively on Indian politics and international foreign policy of India. David M. Malone, he was basically from Canada, Canada High Commissioner to UN, and he was also Canada's ambassador to India, Bhutan and Nepal. He is also president of the Peace Initiative Institute, and he writes, his views are essentially seen as very important whenever we talk about peace movements around the world. Then G. Parthasarathi, again a very careered diplomat, एंड सो इज श्याम चरण, ही इज ऑल्सो अ करियर डिप्लोमेट. तो उनका कहना है कि भाई इंडिया जो है, इंडिया का नॉन अलाइनमेंट जो आइडियोलॉजी है इट प्रीडेट्स द ऑर्गेनाइजेशन. जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का जो ये ग्रुप है उसके बहुत पहले से इंडिया नॉन अलाइन था और इस ग्रुप के बाद भी इंडिया जो है नॉन अलाइन रहेगा. इंडिया की मेंबरशिप का इंडिया की फॉरेन पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट से इतना क्लोज रिलेशनशिप नहीं है. ठीक है, तो अगर आप नॉन अलाइनमेंट के मेंबर नहीं भी हो तो भी इंडिया हैज ऑलवेज शोन दैट दे वर पार्ट ऑफ इट. यू कैन सी इट प्रीटी सिमिलर टू लाइक जैसे अगर रिफ्यूजीज लॉ को लेकर बात की जाए तो इंडिया बोलता है कि देखो हम रिफ्यूजीज को हमेशा से लेते आए हैं, हमेशा लेंगे क्योंकि ये हमारे कल्चर का, हमारे वैल्यू का पार्ट है. ठीक है, क्योंकि हमने शुरू से बोला था कि हम कॉलोनियलिज्म, न्यू कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट फाइट करेंगे. हमको कोई लॉ साइन करने की जरूरत नहीं अपनी ड्यूटी करने के लिए. सिमिलरली गोज विथ एनपीटी एंड एनएसजी. इंडिया बोल रहा है कि हम ऑलरेडी नॉन प्रोलिफरेशन के फेवर में है, हमें कोई साइन करने की, किसी ग्रुप का पार्ट होने की जरूरत नहीं ये सब चीजें करने के लिए. एंड नॉन अलाइनमेंट के लिए भी इन द एंड इंडिया का यही कहना है कि हम शुरू से नॉन अलाइन थे, हम अभी भी नॉन अलाइंड है. पहले हम नॉन अलाइन थे तो पार्टिसिपेट नहीं करते थे, अब क्योंकि हम पावरफुल हो गए तो हम एक्शनेबल पार्टिसिपेशन करते हैं. बट अभी भी हम नॉन अलाइन ही हैं. जस्ट बिकॉज वी आर क्लोजर गेटिंग इनटू मोर groups with US doesn't mean we have become Western, doesn't mean that we do not know what Western imperialism is, and it's not that we are not going to. अब यहीं पे India should have stood against Israel, because then not saying anything when whatever was happening in Palestine sort of give away. Like India उस वक्त अगर इसराइल के अगेंस्ट बोलता तो then it would have been seen as कि इंडिया कह रहा है कि देखो हम तुम्हारे साथ हैं लेकिन तुम गलत करोगे तो तुम्हारे साथ नहीं देंगे. Like that. But then India also chose to be silent in to Ukraine or Russia, not messing with their internal issues or their power play has always been part of India's foreign policy, whether part of movement or not. इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल देते हैं. एक मूवी थी, उसमें there is a journalist जो कि इंटरव्यू दे रहा था, एंड
उसने बेसिकली कुछ इशू हो रहा था चर्च को लेकर कि लोगों का चर्च में जाना बहुत कम हो गया है, तो उसके ऊपर वो कमेंट कर रहा था। तो उससे एक लड़की बोलती है कि जिससे वो इंटरव्यू में बात कर रहा था कि अगर अगर हम रिलीजन को परस्यू नहीं करेंगे तो हाउ विल वी क्रिएट अ मोरल वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कि अगर हम रिलीजन को एक तरीके से प्रोलिफरेट नहीं करेंगे तो फिर व्हाट स्टॉप्स पीपल फ्रॉम मर्डरिंग एंड रेपिंग एवरीवन एंड लूटिंग एवरीथिंग दैट दे सी, राइट। सो उस बंदे ने ये बोला कि आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम एथिस्टिक, बट मैं जितनी लूटिंग मर्डरिंग रेपिंग करना चाहता हूं मैं करता हूं, विच इज जीरो। आई डोंट वांट टू डू, आई डोंट नीड टू हैव अ रिलीजियस मोरल to not do the bad things. I have intrinsic moral value as well. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली यू कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया भी यही बोल रहा है कि देखो, नाम का पार्टिसिपेट होना, नाम के मूवमेंट में, ग्रुप में ज्वाइन करना जरूरी नहीं है फॉर अ कंट्री टू रिमेन नॉन अलाइन। नॉन अलाइनमेंट इज इट सेल्फ अ पॉलिसी एंड द मूवमेंट और द ग्रुप इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इट। ओके, एंड नाउ अगर हम 2024 के एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इंडिया का कमेंट ना करना in not doing anything or not making any comments when it comes to, ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कमेंट नहीं करे, बाय द वे ऑफिशियल कमेंट्स आए हैं, बट जिस तरीके से बाकी कंट्रीज ने यूक्रेन में अपनी एड भेजी है या जिस तरीके से अमेरिका इजराइल को एड भेजा है, इंडिया ने सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन एड भेजी है जहां पर भी वॉर चल रही है, बट दे हैव नॉट कम आउट ऑफ देयर वे टू सपोर्ट वन साइड और द अदर साइड, which says a lot about India's non-alignment policy and could be one of the great questions that for the next exam, that these events that have recently happened, what does it show for India as being a non-aligned, or what is the future of or if there is a future. That's all for today. Thank you for listening. Have a nice day. If you have any questions, comment below and I'll try to answer them in the next class. Bye bye.